हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मास्टर्स एंड जॉनसन ने फोकस किया था कि किस तरह के साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं जब कोई ह्यूमन सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होता है। अब आगे जो स्टडी हुई है इसी चीज़ के ऊपर, उसमें ये देखा गया है कि मतलब सेक्सुअल बिहेवियर के रिस्पॉन्सेज की जगह पे ये देखा गया है कि सेक्सुअल एक्ट किसके साथ और कब, जैसे कि कहाँ पे कब हुआ और किसके साथ सेक्सुअल एक्ट हुआ, कौन से सर्कमस्टांसेस में हुआ। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्टडी हुई है इंस्टेड ऑफ ये देखने के कि क्या साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज थे। और इन्हीं चीज़ों पे स्टडी की थी एल्फर्ड किन्जी ने। किन्जी की स्टडी भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मानी गई थी, इसके ऊपर मूवी भी बनी थी एक किन्जी की लाइफ और उनकी स्टडी के ऊपर। और जैसे कि आपको पता है कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो इनकी जो भी स्टडी थी वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल थी। तो किन्जी ने स्टडी किया था कि किस तरीके से ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअल बिहेवियर में वो करते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर में इंटरेक्ट करते हैं। उनकी फाइंडिंग्स जो थी वो फ्रीक्वेंसी को लेके थी। फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार। तो किन्जी ने ये बोला था कि बिलीव दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाज नॉट आइदर और सिचुएशन। मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन में ऐसा नहीं होता कि कोई कम्प्लीटली हिट्रोसेक्सुअल है या कोई कम्प्लीटली होमोसेक्सुअल है। हीट्रो मतलब जो अपने ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होता है, होमोसेक्सुअल मतलब जो अपने सेम सेक्स से अट्रैक्ट, सेम जेंडर से अट्रैक्ट होता है। तो किन्जी ने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कम्प्लीटली एकदम ही हेट्रोसेक्सुअल हो गए या कम्प्लीटली होमोसेक्सुअल हो गए। उन्होंने कहा था एक स्केल है जिसमें कोई कहीं भी आ सकता है। स्केल जैसे कि इस टाइप से एक स्केल इन्होंने दिया था 0 to 6 का, जो एक्सक्लूसिवली हेट्रोसेक्सुअल है, मतलब कि जो टोटली ऑपोजिट जेंडर से ही अट्रैक्ट होते हैं। और इस एंड पे था कि जो एक्सक्लूसिवली होमोसेक्सुअल है, मतलब वो लोग टोटली सेम जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, ये कहते हैं किन्जी कि कुछ लोग बीच में भी आ सकते हैं स्केल के, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग दो एक्सट्रीम पे ही आएँ। कुछ लोग इस स्केल के बीच में भी आ सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इक्वली होमोसेक्सुअल और इक्वली हेट्रोसेक्सुअल हो, जिसको हम बाइसेक्सुअल भी बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि एक स्केल होता है जिसमें कोई कहीं पे भी आ सकता है। हो सकता है कोई ज़्यादा हेट्रोसेक्सुअल हो और थोड़ा बहुत होमोसेक्सुअल भी हो। तो ऐसे आप कंप्लीटली नहीं एक लाइन ड्रॉ कर सकते कि टोटली लोग या तो होमोसेक्सुअल होंगे या टोटली लोग हेट्रोसेक्सुअल होंगे। तो किन्जी ने अपनी स्टडी में ये चीज़ बोली थी कि कंटिन्यूम स्केल है जिसके बीच में लोग फॉल करते हैं, जो ह्यूमंस हैं उनकी अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है। अपनी स्टडी में किन्जी ने क्या किया था, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ लिए थे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स के। पहले मेल्स के हुए थे, फिर फीमेल्स के हुए थे। तो इनका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, रिलीजन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो काफ़ी बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे इनकी स्टडी हुई थी। और इसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स थे जो कि अलग अलग क्लास से थे, मिडिल क्लास हो गया या अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे किन्जी उस टाइम पे जो ये फेस टू फेस इंटरव्यू जैसे यहाँ दिखाया हुआ आपको कि लोगों से पूछ के ले रहे हैं, तो इसमें दो एरर्स हैं। पहली ये चीज़ कि सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक है। सेल्फ रिपोर्ट मतलब जो पर्सन है, जो पार्टिसिपेंट है, वो खुद ही रिपोर्ट कर रहा है अपने बारे में, तो हो सकता है वो गलत रिपोर्ट करे। दूसरी चीज़ ये बोली कि जब आप फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हो इस तरह की टॉपिक्स का, जो थोड़े से इनिबिटेड और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें लोग कई बार क्या करते हैं, अपनी सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, वो इनिबिट करते हैं वो, क्योंकि आप फेस टू फेस बात कर रहे हो ना। तो फेस टू फेस बात करने में क्या होता है कि स्पेशली अगर फीमेल से बात कर रहे हैं किन्जी, तो फिर वो हो सकता है कि वो अपनी कुछ चीज़ें छुपाएं, वो उनसे ना बताएं। वही अगर वो लिखवा लेते या एनोनिमसली पूछा जाता तो शायद ज़्यादा बेटर आंसर मिलता। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि स्टडी में कुछ कह नहीं सकते हैं कि लोगों ने जो डेटा बताया अपने बारे में या जो भी रिपोर्ट किया वो एक्चुअली में सही था। फिर जैनस ने भी सेम तरीके की स्टडी की थी, डॉक्टर सैमुअल जैनस एंड डॉक्टर सिंथिया जैनस। तो इन्होंने भी सेम तरीके की स्टडी की थी, सर्वे किया था 3000 लोगों का अलग अलग स्टेट्स में से, जो इसी चीज़ को जानने के लिए कि उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन किस टाइप से है। तो इनकी जो मेजर फाइंडिंग थी स्टडी में वो यही थी कि द मोस्ट कॉमन बैरियर टू सेक्सुअल एक्टिविटी वर हेल्थ प्रॉब्लम्स और लैक ऑफ पार्टनर रेदर देन अ लैक ऑफ डिज़ायर।
तो कह रहे हैं कि इन्होंने ये जब स्टडी की थी तो उसमें काफ़ी सारे एज ग्रुप्स इन्वॉल्व थे, जैसे 57 टू 85। तो ये एक तो पता चला था कि एज का कोई लेना देना नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी के कम होने से, मतलब एज एक बैरियर की तरह काम नहीं करती है। लेकिन अगर हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर पार्टनर नहीं है कोई, तो हो सकता है कि वो एक्टिविटी कम हो जाए। तो ये इनकी फाइंडिंग्स थी। फिर आते हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन में। सेक्सुअल ओरिएंटेशन में कौन सी अलग अलग ओरिएंटेशंस की बात कर रहे हैं, जैसे हेट्रोसेक्सुअल हो गया, जो मैंने बोला कि ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट होते हैं, होमोसेक्सुअल सेम जेंडर से, बाइसेक्सुअल दोनों से। तो हेट्रोसेक्सुअल में क्या है कि सबसे ज़्यादा कॉमन है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मतलब मोस्टली लोगों की हेट्रोसेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है, वो अपने ऑपोजिट जेंडर से ही अट्रैक्ट होते हैं। और हेट्रो वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है अदर। तो एक अदर जेंडर या अदर सेक्स से अट्रैक्ट होना हेट्रोसेक्सुअल हो गया। होमोसेक्सुअल में क्या है कि सेम जेंडर या सेम सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, तो होमो मीन्स सेम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि होमोसेक्सुअल जो है हर कल्चर में इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। होमोसेक्सुअल लोग अपने आप को इतना इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स में उन लोगों को बहुत गलत तरीके से बिहेव किया जाता है, मिस ट्रीटमेंट की जाती है, नेगेटिवली देखा जाता है। तो एज सच इनकी तो वैसे भी इस तरह के लोगों की पॉपुलेशन कम है। इसमें दिया हुआ है कि सर्वे से पता चला है कि अबाउट 2.3% ऑफ मैन एंड 1.3% ऑफ वुमेन एज बिटवीन 15 टू 44 ईयर्स कंसीडर देमसेल्व्स टू बी होमोसेक्सुअल। तो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो ये मानते हैं कि वो होमोसेक्सुअल है। मे भी हो सकता है सोसाइटी का प्रेशर है, और या फिर एक्चुअली में कम है। फिर बायसेक्सुअल में आता है कि वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, जो दोनों से ही अट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम पे हो। मतलब उनके कभी ऐसा होता है कि कभी वो मेल से अट्रैक्ट होते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए फिर वो फीमेल से अट्रैक्ट, तो बाइसेक्सुअल लोग होते हैं ये। तो noted that many people experiment with their alternative sexual behavior before deciding upon their true sexual identity, क्योंकि उनकी ट्रू सेक्सुअल आइडेंटिटी नहीं होती है क्लियर उनको, इसलिए। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों के साथ सेम टाइम पे ही उनको वो हो, सेम टाइम पे ही रिलेशन हो उनके दोनों के साथ। The survey also found out that nearly equal percentage of men and women, just fewer than 4%, consider themselves to be something else. तो वही है, 4% लोग ये मानते हैं कि वो अभी भी उनको क्लियर नहीं होता है कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन की कैसे डेवलप होती है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हमारे अंदर किस तरीके से डेवलप होती है। सो ऑल्दो हेट्रोसेक्सुअलिटी में भी सोशली एक्सेप्टेबल, हेट्रोसेक्सुअलिटी तो बहुत इजीली एक्सेप्टेबल है, हर कल्चर में नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर होमोसेक्सुअलिटी है या बाइसेक्सुअलिटी है तो लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उन लोगों को प्रेजुडिस फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो जो यंग लोग होते हैं, जो एडोलेसेंट होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी सर्च कर रहे होते हैं, जिसमें सेक्सुअल आइडेंटिटी भी एक चीज़ आ जाती है, उन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है अपनी आइडेंटिटी सर्च करने में, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे कल्चर में एक ही आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर उनकी आइडेंटिटी उससे मैच नहीं करती है तो कोई और आइडेंटिटी एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो इस तरह के लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि वो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है। उसके अलावा चाहे वो होमोसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल हो, ट्रांसजेंडर हो, जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि वो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है या उस कैटेगरी से बाहर भी कुछ हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो वो अपने रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने स्ट्रेस को हटाने के लिए, सब्सटेंस अब्यूज़ में, सेक्सुअल रिस्की बिहेवियर में, ईटिंग डिसऑर्डर में, सुसाइडल थिंकिंग में, इस तरह की चीज़ों में अपने आप को छुपाना शुरू कर देते हैं अपनी ओरिएंटेशन को, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हम किसी को बताएंगे तो हो सकता है हमें एक्सेप्ट ना किया जाए, हमारे साथ मिस ट्रीट किया जाए। तो ऐसे लोग फिर गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं इस टेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। सो दिस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू। क्या कंट्रोवर्शियल इशू है कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो एनवायरनमेंट की वजह से है कि बायोलॉजी हमारे उसकी वजह से है, हमारी बायोलॉजी या हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, या फिर दोनों की वजह से है। If homosexuality is a product of upbringing and environment experiences, it can be assumed to be a behavior that can be changed. तो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से होता है ऐसा, तो वो तो चेंज हो सकता था ना प्रेशर डाल के।
सपोज सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से हम सब, हो सकता है हमारे कल्चर की वजह से हम सब हेट्रोसेक्सुअल हैं, तो अगर जो लोग होमोसेक्सुअल हैं वो भी कल्चर की वजह से ही हैं, तो उनको तो चेंज किया जा सकता है, प्रेशर डाल के चेंज किया जा सकता है. So, placing them a burden of choice to be normal or abnormal squarely on the shoulders. If it is biological, either through genetic influence or hormonal influence during pregnancy, then it can be seen as a behavior that is no more a choice than whether the infant is born a male or a female. और दूसरा ये कह रहे हैं कि वही अगर ये बायोलॉजिकली है, बर्थ के टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है, जैसे मेल और फीमेल भी बर्थ के टाइम पे डिसाइड हो जाता है सेक्स, तो फिर उसको चेंज करना किसी के हाथ में नहीं होता. So if it is not a choice or a learned behavior pattern, then society will no longer be able to expect or demand that homosexual change their sexual behavior. अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर ये चीज़ एक्सेप्ट हो जाए कि ये बायोलॉजिकली होता है, जो कि हमेशा बोला जाता है ये चीज़ कि ये चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ये बायोलॉजिकली ऐसे होते हैं, अगर ये चीज़ सब मान जाएं तो ऑब्वियसली वो ये एक्सपेक्ट करना बंद कर देंगे उनसे कि वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज करके नॉर्मल, जिसको कहते हैं कि हेट्रोसेक्सुअल हो जाएं. तो ये चीज़ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये बायोलॉजिकल है, वो सोचते हैं कि ये वो चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा इशू इसके ऊपर बार बार उठता है. होमोसेक्सुअलिटी बिकम्स एन इशू ऑफ डाइवर्सिटी देन rather than socially unacceptable behavior. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, when gay or bisexual college students say they became aware of their sexual orientation. तो इनको कब पता चला एक्चुअली में अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में, जो गे या बायसेक्सुअल स्टूडेंट्स थे. जैसे ग्रेड स्कूल, अगर बात करें स्कूल की, ग्रेड स्कूल आप समझ के चलो जो छोटे लेवल का स्कूल होता है, छोटे बच्चे होते हैं जब, तो उसमें फ़ीमेल में 11% है, मेल में 17% है. जूनियर हाई में 6% है, फिर 20% है मेल्स में. हाई स्कूल मानते हैं हम 9th के बाद वाला, उसमें 46% है, 50% है. कॉलेज में 37 एंड 13. तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया है लोगों ने कि हमें कब पता चला एक्चुअली में हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है. सो स्टूडेंट सेड दे फर्स्ट न्यू दैट दे वर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेयर्स. तो मतलब उनको यही लगता था पहले कि वो कुछ अलग है अपने दोस्तों से, और धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होना शुरू हुआ. So a large body of research in the area of biological differences in the brains of heterosexual and homosexual males, genetic influence, sexual orientation and even prenatal influence on sex has been amassed by various scientists. तो ये सारी स्टडीज़ हो रही हैं जानने के लिए कि इनके ब्रेन फंक्शनिंग में क्या फ़र्क होता है, इनके जेनेटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है, इसमें प्रीनेटल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं बर्थ से पहले के. एक एग्जाम्पल दिया भी हुआ है कि एक स्टडी में पता चला था कि सीवियर स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी results in significantly higher chance of any male children becoming homosexual. तो ये इन्होंने एक बहुत बड़ी स्टडी का एक बहुत बड़ा पॉइंट बताया है कि ये देखा गया है कि जैसे प्रेगनेंसी के अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब जो 3 महीने होते हैं उसके बाद जो टाइम शुरू होता है, मतलब चौथे महीने से लेके चौथा, पाँचवा, छठा महीना, उस टाइम पे जो प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे होती है ना, उनका इन्होंने बोला है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि जेनेटिलियाज बन रहे होते हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं. तो उस टाइम पे ज़्यादातर उन मदर्स के मेल चिल्ड्रन जो बहुत स्ट्रेस में होती हैं वो होमोसेक्सुअल होते हैं. Another study found that homosexual men and heterosexual women respond similarly and quite differently than heterosexual men to a testosterone-based pheromone that is secreted in perspiration. फिर आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टडीज़ के बारे में बात करी हुई है इन्होंने यहाँ पे अलग अलग टाइप की. तो यहाँ पे इन्होंने बर्थ ऑर्डर से रिलेटेड स्टडी करी है. बर्थ ऑर्डर मतलब जैसे जो बड़ा बच्चा होता है, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे. ये बताया है कि अगर किसी मैन का या मेल के बड़े भाई हैं बहुत सारे, तो वो हो सकता है जो सबसे छोटा भाई हो वो होमोसेक्सुअल हो, क्योंकि तब तक क्या होता है कि जो मदर की बॉडी में एक एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाते हैं जो वाई क्रोमोसोम के अगेंस्ट काम करते हैं. वाई क्रोमोसोम क्या होता है, जो मेल के वो सेक्स को मेल सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो जो एंटीबॉडी होता है वो वाई क्रोमोसोम के अगेंस्ट काम करता है. तो हो सकता है कि बाद में जो
बच्चा हो वो ज़्यादा होमोसेक्सुअल हो। और न्यूरो इमेजिंग टेक्निक से ये देखा गया है कि जो हेट्रोसेक्सुअल मेल होते हैं और जो होमोसेक्सुअल मेल होते हैं उनकी heterosexual men and women and homosexual men and women, finding that heterosexual men and homosexual women seem neurologically similar। कि जो heterosexual men मतलब कि heterosexual हो गया जो दोनों से जो अपने से opposite sex से attract होते हैं उनका, और homosexual women का जो same sex से attract होती है उनका neurologically similar मिला है कंपेयर टू homosexual men and heterosexual women। तो ये एक फाइंडिंग और थी दूसरी। अच्छा, इफेक्ट ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन सोशल ओरिएंटेशन क्या था कि जेनेटिकली क्या इन्फ्लुएंस होता है। तो इन स्टडीज ऑफ मेल एंड फीमेल होमोसेक्सुअल हु हैव आइडेंटिफाइड ट्विंस, मेल एंड फीमेल होमोसेक्सुअल जो कि ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस हैं, सेम है देखने में, फ्रेटर्नल ट्विंस, अडॉप्ट मतलब अलग अलग टाइप के लोग लिए, जैसे हम नेचर वर्सेस नर्चर जब पढ़ते हैं तो हम उसमें आइडेंटिकल ट्विंस लेते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस लेते हैं, अडॉप्टेड लोग बच्चे लेते हैं, उनके ऊपर स्टडी करी है। तो यहाँ पे इनको अलग अलग टाइप से क्या फाइंडिंग हुई है इनकी कि 52% ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन सिबलिंग वर ऑल्सो गे एज कम्पेयर टू 22% ऑफ फ्रेटर्नल ट्विंस। तो 52% जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो सिबलिंग्स हैं वो गे हैं, एज कम्पेयर टू जो फ्रेटर्नल है उसमें सिर्फ 20% है और अडॉप्टेड में सिर्फ 11% है। Other research along similar lines has supported these findings. However, these findings should be interpreted cautiously. Twin studies are difficult to conduct without influence of the environment. Again, ये जो भी कह रहे हैं कि जो influence पड़ रहा है उसका जेनेटिक इन्फ्लुएंस जो भी पड़ रहा है कि मतलब सेम जीन्स हैं तो वो ज़्यादा बच्चे आपस में एक जैसे हैं, ट्विंस है तो ज़्यादा एक जैसे हैं, फ्रेटर्नल है तो 22% है, अडॉप्टेड है तो 11% है। ये कह रहे हैं जैसे जेनेटिक इन्फ्लुएंस है लेकिन फिर भी हमें एनवायरनमेंट का ध्यान वो नहीं भूलना चाहिए कि एनवायरनमेंट का इनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीन्स का इन्फ्लुएंस होता है, जैसे नॉर्मल ओरिएंटेशन में भी एनवायरनमेंट का हम मानते हैं तो इनमें भी हमें एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस मान के चलना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो मोस्ट कॉमन बिहेवियर फाइंडिंग मिली है होमोसेक्सुअल मैन में कि वो फेमिनिन बिहेव करते हैं जब वो बच्चे होते हैं, कंसिस्टेंटली फेमिनिन एज चिल्ड्रन। तो जब वो छोटे होते हैं तो वो थोड़ा सा फेमिनिन ज़्यादा बिहेव करते हैं जो होमोसेक्सुअल मेल होते हैं। सो बेली हैज़ डिटरमिन्ड दैट अबाउट 3/4 ऑफ फेमिनिन बॉयज़ आर होमोसेक्सुअल एज अडल्ट्स। तो फेमिनिन बॉयज़ मतलब जो थोड़ा सा लड़कियों की बॉयज़ होते हैं लेकिन लड़कियों की तरह ज़्यादा बिहेव करना पसंद करते हैं, वो बड़े होके होमोसेक्सुअल होते हैं। So some scientists have wondered why homosexuality still exists, because from an evolutionary point of view, if it is genetic, the genes for homosexuality should have been removed from the gene pool long ago. The following special section takes a look. तो अभी भी मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से है या जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से है। मोस्टली तो यही मानते हैं सबकी जेनेटिक्स इन्फ्लुएंस की वजह से है। तो अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।